हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया नोवेल शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है नज़ुल मोहब्बत और जिसे लिखा है असकलम शाही ने। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। चलें शुरू करते हैं नज़ुल मोहब्बत। मौलवी साहिब सामने बैठे पूछ रहे थे कि हुरे ऐन जहांजेब वल्द जहांजेब सिकंदर, क्या आपको शांजल इब्राहिम वल्द इब्राहिम यूसुफ से बाइवस 10 करोड़ सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है? हुरे ऐन ने आंसू भरी निगाहों से एक नजर अपने चचा को देखा, फिर हाथ में पकड़े मोबाइल को जो एकदम खामोश था। उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। कबूल है। हुरे ऐन को अपनी आवाज खाई से आती सुनाई दी। फिर उसने अपने दस्तखत निकाह नामे पर घसीट दिए। मौलवी चचा गवाहान चले गए तो उसने नजर उठाकर घुमाई। सब कुछ वैसा ही था। ये हवेली, ये कमरा। वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर लॉन, ऊपर चमकता हुआ चांद, सब वैसा ही था। वो चलती हुई आईने के सामने आई। उसे एहसास हुआ कि वो बदल गई है। वो हुरे ऐन जहांजेब से हुरे ऐन शांजल इब्राहिम हो गई है। वो ढह जाने के अंदाज में सोफे पर बैठी। उसने बेयकीनी की कैफियत में अपने हाथों को देखा। उसे लगा उसके हाथ एकदम खाली हैं। ऐसा लगता भी क्यों ना, उसके हाथों में ना मेहंदी थी ना चूड़ियां। फिर आईने में देखा, प्रिंटेड लॉन के सबज रंग सूट में खड़ी थी। वो खुद को देखते हुए सूरत हाल कबूल करने की कोशिश कर रही थी कि धड़ाकी आवाज के साथ दरवाजा खुला। आने वाले वजूद को देखकर उसे लगा अब वो हिल नहीं सकेगी। वो उसकी वजाहत नहीं थी। वजह उसकी आंखों और सबीहा चेहरे पर मौजूद नागवार तासुरात थे, जिसे देखकर हुरे ऐन को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी। लेकिन शांजल इब्राहिम को हुरे ऐन को देखकर ऐसा महसूस हुआ वो अभी इस हवेली को आग लगा दे। वो शराबूर निगाहों से हुरे ऐन को देखते हुए आगे बढ़ा। हुरे ऐन की कलाई थामी और बाहर निकल गया। अब वो उसे लिए जीने उतर रहा था, मगर हुरे ऐन की नजरें उसके हाथ पर थी। वो तेज कदम उठाता चल रहा था और हुरे ऐन तकरीबन भागते हुए चल रही थी। शांजल इब्राहिम अपनी मर्सिडीज का दरवाजा खोला और उसे बैठाया और हुरे ऐन के चचा को घूरते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और जारहाना अंदाज में गाड़ी हवेली के पोर्ट से बाहर निकाली। अब गाड़ी अपनी राह पर रवां दवां थी। हुरे ऐन की तो हिम्मत ही नहीं हुई शांजल की तरफ देखने की। वो खाक अपनी सफाई देती। शांजल ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। फौरन रिसीव होते ही अलेक सलेक का तकल्लुफ किए बगैर हुक्म सादर किया, रफीक, मैं 1 घंटे में घर पहुंचने वाला हूं। इससे पहले मेरे कमरे में 10 करोड़ कैश होने चाहिए। और फिर फोन काटने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शांजल ने फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। रफीक, मैं 1 घंटे में घर पहुंचने वाला हूं। इससे पहले मेरे कमरे में 10 करोड़ कैश होने चाहिए। और फिर फोन काटने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शांजल ने फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया और बेचारा फोन इतना तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सका और वो कोमे में चला गया। अब शांजल के पास सिर्फ एक ही काम था, खुद पर लानत भेजने का। उसने खुद को 101 दफा लानत भेजी कि पार्टी में गया ही क्यों। ना पार्टी में जाता ना निकाह होता। वो ये मामला अपने तरीके से हल कर सकता था। हयात सिकंदर,
हुरे एन के चचा के घर पार्टी थी। बिजनेस की दुनिया की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सभी के साथ बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह शांजल इब्राहिम भी। पार्टी अपने अरूज पर थी। रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया था। शांजल इब्राहिम ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। पूरी हवेली जगमग जगमग कर रही थी। खालू, आप कैसे हैं? शांजल ने अपने खालू उस्मान सफीर को अकीदत से देखते हुए पूछा। वालेकुम सलाम बरखुदार, मैं एकदम ठीक। तुम्हारे क्या हाल है? उस्मान सफीर ने शांजल के सलाम ना करने पर चोट की। वो शांजल की गलतियों का एहसास इसी तरह दिलाते थे। उनकी बात सुनकर शांजल मुस्कुरा रहा था। कातिल मुस्कुराहट थी। आपकी दुआ है। आप पाकिस्तान कब आए? मैं आज शाम ही आया हूँ और रात की फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा। तुम ऑस्ट्रेलिया का चक्कर कब लगा रहे हो? तुम्हारी खाला ने सर खपाया हुआ है। इंशाल्लाह जल्द ही आने की कोशिश करूंगा। भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दुश्मन की पार्टी अटेंड करने आया था, उन्होंने जानदार मुस्कुराहट के साथ कहा। चलें, अच्छा है, इसी बहाने मुलाकात हो गई। उस्मान साहिब को किसी ने आवाज दी तो वो दूसरी तरफ चले गए। शांजल के वालिदैन एक हादसे में जाम बहक हो गए तो 8 साला शांजल इब्राहिम को उस्मान साहिब और उनकी बीवी ने अपनी सरपरस्ती में लिया। कोई औलाद ना होने की वजह से उनकी सारी तवज्जो का मरकज शांजल ही था। लेकिन माँ बाप के बाद शांजल जैसा शरारती बच्चा संजीदा हो गया। उस्मान साहिब उसे इस भंवर से निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। वहां जाने के बाद शांजल आगे तो बढ़ गया, लेकिन संजीदगी उसकी शख्सियत का खासा बन गई। उसने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सिर्फ इतना कहा, मैं पाकिस्तान जाकर बिजनेस करना चाहता हूँ, और उसकी मुखालफत किसी ने ना की। पाकिस्तान आने के बाद शांजल ने कंपनी स्टार्ट की और कामयाबी की मंजिलें तय करने लगा। आज वो बिजनेस की दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेसमैन था, जिसने 27 साल की उम्र में अपने कदम जमा लिए थे। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिस्म, गहरी भूरी आंखें, कितनी ही नजरें उसे सराहती और कितनी ही नजरें हसद करती, जैसे हयात सिकंदर की नजरें। हयात सिकंदर चलते हुए करीब आए और मुस्कुराहट के साथ शांजल इब्राहिम से मुखातिब हुए। खुश आमदीद शांजल इब्राहिम। उनकी बात सुनकर शांजल इस तरह मुस्कुराया जैसे कह रहा हो, मुझे पता है कि आपको कितनी खुशी हुई है। वैसे मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। चलें, अच्छा है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा। इतना कहकर वो फोन पर मसरूफ हो गया। साफ मतलब था कि वो बात नहीं करना चाहता। उनके चेहरे पर नागवार तासुरात उभरे, जैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से काबू किया और सिर्फ इतना कहा कि इंसान को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। शांजल सर झटक कर आगे बढ़ गया। शांजल किसी से बात करने में मसरूफ था, जबकि उसकी नजर हवेली से निकलती नस्वानी वजूद पर पड़ी। वो किसी भी ज़िबाइश से पाक सादे से सब्ज सूट में सर पर दुपट्टा जमाए नजरें नीचे किए हयात सिकंदर तक आई और कहा, चचा, आपकी सीडी। नजरें हरनूज नीचे थी। हयात सिकंदर ने सीडी ले ली। अब वो खामोशी से मुड़कर हवेली में चली गई। कुछ देर बाद तमाम लाइट्स बंद हो गई। सब ही परेशान हुए। कुछ मोबाइल टॉर्च ऑन हुई। फिर हयात सिकंदर की आवाज आई, आप लोग परेशान ना हो, मैं अभी ये मसला हल करता हूँ। फिर वो हुआ जिसकी तवक्का शांजल मर कर भी नहीं कर सकता था। एक प्रोजेक्टर रोशन हुआ और पर्दे पर कुछ तस्वीर चलने लगी। शांजल को लगा छत उसके सर पर आ गिरी हो। ये शांजल और किसी लड़की की काबिले एतराज तस्वीर थी। शांजल कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था और ये तस्वीर देखने के भी काबिल नहीं थी। शांजल के दिमाग में एक झमाका हुआ। ये लड़की वही थी, हयात सिकंदर की भतीजी। तीसरी के बाद चौथी चलती, इससे पहले कि किसी ने प्रोजेक्टर बंद करवाया और लाइट ऑन हो गई।
शांजल का दिमाग माउफ हो चुका था, लेकिन उस्मान साहिब का दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने ही प्रोजेक्टर बंद करवाया था। लाइट ऑन होते ही सब होश में आए और चामगोइयां शुरू होने लगी। शांजल तो बुत बना खड़ा था। तभी उस्मान साहिब की आवाज आई, हया सिकंदर, मालूम करवाओ किसने ये हरकत की मेरे भतीजे और उसकी बीवी के खिलाफ। इस कदर साजिश मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ ये हरकत किसने की है। शांजल के सर पर अब छत नहीं आसमान आ गिरा था। जिस लड़की को उसने आज से पहले देखा नहीं था, वो उसकी बीवी कब हुई। शांजल गुस्से से आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता, उस्मान साहिब ने इशारे से उसे खामोश करा दिया और हया सिकंदर से कहा, मेरा ख्याल है कि पार्टी खत्म की जाए। हया सिकंदर ने मेहमानों से माजरत के साथ पार्टी खत्म की। शांजल के तेवर तन गए। अब हवेली के हाल में 3 नफूस थे और खामोशी का राज। इस खामोशी को उस्मान साहिब की आवाज ने तोड़ा। ये लड़की कौन थी? वो हयात सिकंदर से मुखातिब थे। मेरी भतीजी। ठीक है, मैं मौलवी को बुला रहा हूँ, अभी निकाह पढ़वाना है। उस्मान साहिब ने जैसे शांजल के सर पर तीसरा बम फोड़ा। हया सिकंदर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस्मान साहिब ऐसा करेंगे। हया सिकंदर के चेहरे पर पहले हैरानी के तासुरात उभरे, फिर उसकी जगह मुस्कुराहट ने ले ली। आप तकल्लुफ ना करें, मैं मौलवी साहिब को बुलाता हूँ। इतना कहकर हया सिकंदर उठकर चले गए। खालू, आप ये क्या? उस्मान साहिब ने शांजल की बात काट कर कहा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का हक रखता हूँ कि नहीं। उस्मान साहिब ने जैसे शांजल के अल्फाज ही छीन लिए। शांजल ने खामोशी से सर झुका दिया। मौलवी साहिब ने हया सिकंदर से पूछा, हक महर कितना लिखूं? हया सिकंदर मुस्कुराए और शांजल से पूछा, पिछले हफ्ते जो प्रोजेक्ट हमारी बजाय तुम्हारी कंपनी को मिला, वो कितने रुपयों का था? शांजल ने हैरत से हया सिकंदर की तरफ देखा। यानी ये शख्स सिर्फ एक प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से ये सब कर रहा है। शांजल की तरफ से जवाब ना पाकर हया सिकंदर ने हक महर 10 करोड़ लिखवा दिए। शांजल का जी चाहा अभी इनकार कर दे, मगर उसने अपने खालू की तरफ देखा और फिर इंतहाई अक्कर, हट धर्म, मगरूर जिद्दी शांजल इब्राहिम बेबस हो गया। उसने हुरे ऐन जहाजेब को अपनी ज़ौजियत में ले लिया। निकाह के बाद उस्मान साहिब ने शांजल से कहा, मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी खाला से मौका देखकर खुद बात करूंगा। कहकर वो चले गए। शांजल अभी अभी सोचों में गुम रहता, लेकिन उसकी तवज्जो रोड पर सामने से आने वाले ट्रक ने दिलाई। अगर वो सही वक्त पर टर्न ना लेता तो एक्सीडेंट हो जाता। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि वो घर के करीब था। घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। उसने 2.5 घंटे का सफर 1 घंटे में तय किया था। शांजल का गुस्से किसी कीमत पर कम नहीं हो रहा था और फिर मर्सिडीज आहनी गेट के अंदर दाखिल हुई। हुरे ऐन ने गाड़ी रुकने पर निगाह उठाकर 2000 गज पर मुश्तमिल आलीशान से शांजल विलास को देखा। शांजल उतरा और अब वो उसी की तरफ आ रहा था। दरवाजा खोलकर शांजल इब्राहिम ने हुरे ऐन की कलाई थामी और एक बार फिर घसीटता हुआ ले जाने लगा। वो विलास में दाखिल हुआ। हॉल के बाद जीने से अबूर करने लगा। शांजल ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर झटके से हुरे ऐन की कलाई छोड़ी। हुरे ऐन अगर खुद को ना संभालती तो यकीनन जमीन बोस हो जाती। शांजल आगे बढ़कर मेज के पास गया, बैग उठाकर खोला और हुरे ऐन के सामने फेंका। कुछ नोट जमीन पर बिखर गए। लो, हो गया, मकसद पूरा।
लहजे में हकारत आमेज फनकार थी। हुरे ऐन को लगा शांजल उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा है। अब शांजल हुरे ऐन के सामने खड़ा था। खैर, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये मामला इस हद तक पहुंच जाएगा कि निकाह करना पड़ेगा। एक बात तुम्हें बावर करा देता हूँ कि 3 महीने बाद मैं इस ड्रामे को खत्म कर दूंगा। तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। नीचे जो कमरे हैं इसमें से किसी एक में रह लेना। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मगर बहुत नाकाबिले बर्दाश्त काम कर रहा हूँ। ये एक और सही, जहाँ चाहे आओ जाओ, लेकिन कोशिश करना मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। शांजल बोल रहा था और हुरे ऐन को लग रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। वो मुंह नीचे किए आंसू बहाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। शांजल की नजरें रोशनदान पर थी। अगर वो उसे देख लेता तो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता। इसीलिए शांजल ने हुरे ऐन की तरफ देखने से गुरेज किया। शांजल इस वक्त खुद को बेबस की हद पर महसूस कर रहा था। उसने दोनों हाथों से बाल थामे और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। सारे दिन की थकन और जहनी अजियत के सबब वो 5 मिनट में ही नींद की वादी में उतर गया। हुरे ऐन साकत खड़ी थी, जैसे पत्थर की हो गई हो। उसका सकता तब टूटा जब शांजल की गहरी सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। हुरे ऐन ने आंसू भरी निगाहों से पहले बैग को देखा, फिर शांजल को। वो बस इतना ही सोच सकी, या अल्लाह, एक और आजमाइश। भारी दिल और मतवातर बहते आंसुओं के साथ आगे बढ़कर पहले शांजल के पैर जूतों से आजाद किए, फिर मुझे, और फिर घड़ी हाथ से निकाली। कंफर्टर ओढ़ाकर लाइट बंद की, मुड़कर बिखरे नोट बैग में डाले और उसे लेकर बाहर निकल गई। नीचे सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वो रात हुरे ऐन पर बहुत भारी गुजरी, मगर गुजर गई। सुबह शांजल की आंख खुली तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। शांजल तने हुए असाब के साथ तैयार होकर नीचे आया। सईदा बुआ मुलाजमा से कहकर नाश्ता किया। शुक्र किया कि हुरे ऐन की शक्ल नजर ना आई और मोबाइल लेकर ऑफिस रवाना हो गया। ऑफिस पहुंचते ही रफीक को बुलवाया। एक पेपर उसे थमाया जिस पर लिखा था हुरे ऐन जहांजेब, हया सिकंदर की भतीजी, और कहा, तुम्हारे पास 1 घंटा है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। 1 घंटे बाद रफीक शांजल की कैबिन में दाखिल हुआ। शुरू करो। अपने बॉस के हुक्म की तामील करते हुए बोलना शुरू किया। हुरे ऐन जहांजेब सिकंदर की औलाद है, जो एक जमाने के जागीरदार थे। सर, जब हुरे ऐन 10 साल की थी तब हुरे ऐन के वालिदैन एक सड़क हादसे में फौत हो गए, लेकिन इस हादसे में हुरे ऐन की जान बच गई। शांजल कुछ चौंक सा गया। फिर हुरे ऐन की पूरी जिम्मेदारी उनके चचा ने ले ली। 18 साल के होने के बाद वो शहर आ गई, हॉस्टल में रहने लगी, पढ़ाई जारी रखी। लाहौर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है। वो अपनी पढ़ाई वगैरह के अखराजात के लिए एक फर्म में जॉब करती थी। मतलब? शांजल ने रफीक से पूछा। सर, 10 दिन पहले उनके चचा आए और उन्हें ले गए, जिसकी वजह से अब वो जॉबलेस हैं। ओके, यू मे गो नाउ। रफीक के जाने के बाद शांजल ने सामने मेज पर रखे पेपर वेट को 3 चक्कर घुमाने के बाद शांजल ने वकील को फोन लगाया। वकील, आपने सारे पॉइंट्स शामिल किए हैं ना? जी शांजल सर, आप एक बार चेक कर लें। शांजल ने एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया। फिर शांजल ने सर उठाकर इस बात में हिलाया जिसका मतलब था ऑल ओके। फारूक साहिब, मैं चाहता हूँ ये एग्रीमेंट आपके सामने ही साइन हो। वो अजली संजीदगी से कहकर शांजल ने घर फोन मिलाया। तीसरी बेल पर सईदा बुआ ने फोन उठाया। घर पर जो बीबी हैं उन्हें बुलाएं। लेकिन बेटा, वो तो घर पर नहीं है।
क्या मतलब नहीं है? कब निकली? शांजल ने हैरत से पूछा। बेटा, वो तो तुम्हारे निकलने से पहले ही चली गई थी। कुछ बताया आपको कहाँ जा रही हैं? शांजल ने एक और सवाल दागा। मैंने पूछा था कि तुम पूछोगे तो क्या जवाब दूं? तो कहने लगी इंटरव्यू देने जाना है। अच्छा ठीक है, कहकर फोन रखा और रफीक को बुलवाया और उससे कहा नंबर दें। रफीक ने समझकर पूरे एन का नंबर शांजल को दिया। नंबर मिलाने के बाद दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, ये पहला लफ्ज था जो शांजल ने हुरे एन से सुना था। सलाम का जवाब देने का तकल्लुफ नहीं किया गया था। शांजल इब्राहिम बात कर रहा हूँ। हुरे एन के बढ़ते कदम रखे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अल्फाज ही छीन लिए हों। कहाँ हो? शांजल ने दो टोक लहजे में पूछा। वो पहले ही बदहवास थी। उसने नजर उठाकर देखा जैसे मैं कहाँ हूँ। 5 सेकंड बाद ढूंढ ढांड कर आवाज निकाली। जीटी रोड। ठीक है, 25 मिनट की ड्राइव पर हैं। ऑफिस में एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कहकर शांजल ने फोन रख दिया। और इधर हुरे एन ने बेबसी से मोबाइल देखा। शांजल फारूक साहिब से मुखातिब हुआ। आपकी जरूरत 25 मिनट बाद पड़ेगी। मेरी भी एक मीटिंग है, तब तक आप लंच कर लें, कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। मीटिंग खत्म करके नीचे आकर क्लाइंट्स को सी ऑफ करने के बाद जब घड़ी पर नजर डाली तो 1.25 घंटा गुजर चुका था। उसका गुस्सा ऊद आता इससे पहले उसे हुरे एन नजर आई। कंधे पर पर्स, एक हाथ में पानी की बोतल जो तकरीबन आधी खाली थी, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े वो चली आ रही थी। उसने नजर उठाकर 25 मंजिलों की शीशे से बनी शांजिल इंडस्ट्री को देखा। धूप की शिद्दत से आंखें नहीं खुल रही थी, गाल सुर्ख हो रहे थे। गोरी रंगत पर सुर्ख रुखसार अलग ही मंजर पेश कर रहे थे। वो चलती हुई गेट तक आई और ठिठक कर वहीं रुक गई, क्योंकि सामने शांजल इब्राहिम खड़ा था। बिना कुछ कहे वो चलने लगा और 3 कदम का फासला रखे हुरे एन चल रही थी। कैबिन में दाखिल होने के बाद शांजिल ने अपनी कुर्सी संभाली और हुरे एन खड़ी ही रही। फारूक साहिब शुरू करें, शांजिल ने फोनदार लहजे में कहा। और फिर क्या था, फारूक साहिब शुरू हो गए। देखें, मैं फारूक सदीकी हूँ। शांजल इब्राहिम साहिब ने मुझसे एग्रीमेंट बनवाया है जो आपके निकाह से ताल्लुक रखता है। हुरे एन नजरें नीचे किए ऐसे खड़ी थी जैसे उसे सजा सुनाई जा रही हो। वकील होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस एग्रीमेंट की शिकों से बावर करवाऊं। उसमें लिखा क्या है? शांजल इब्राहिम ने आपको हक महर अदा कर दिया है। ये निकाह वो 3 महीने ही कायम रखेंगे, लेकिन इस दौरान आप शांजल इब्राहिम के किसी भी फैसले पर आप एतराज नहीं करेंगी, उनकी जिंदगी में दखल नहीं देंगी। 3 महीने तक आप उनके घर में रह सकती हैं। शांजल इब्राहिम, उनके घर, प्रॉपर्टी, ऑफिस, पैसे, गर्ज, उनसे जुड़ी किसी भी चीज पर ना आपको हक है ना होगा। जब सर आपको आजाद कर देंगे तो आप किसी भी किस्म का दावा नहीं करेंगी। क्या आपको मंजूर है? अगर है तो इस पर दस्तखत कर दें। अगर आपको कोई एतराज है या कुछ पूछना है या इसमें कोई पॉइंट शामिल कराना है तो आप मुझे कह सकती हैं। इतनी बड़ी तकरीर के बाद फारूक साहिब खामोश होकर दोनों को देखा। हुरे एन की नजर अब भी जमीन पर थी और शांजल की नजरें मेज पर रखे हुए होल्डर पर, जैसे ना जाने उसमें से क्या दरियाफ्त होने वाला हो। हुरे एन ने बैग से पेन निकाला और दस्तखत करने आगे बढ़ी तो फारूक साहिब ने उसे टोक दिया। मेरे ख्याल में आपको दस्तखत करने से पहले एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। हुरे एन ने उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखा और फिर पेपर पढ़ने की बजाय दस्तखत कर दिए। दस्तखत करते वक्त एक आंसू टूटकर एग्रीमेंट पर गिरा।
फारूक साहिब ने वो एग्रीमेंट शांसल के आगे किया। उसने पढ़ा हुआ एग्रीमेंट फिर पढ़ा और दस्तखत कर दिए। शांसल की आंखों से एग्रीमेंट पर गिरा हुआ आंसू छुप ना सका। फारूक साहिब उठकर खड़े हुए। ठीक है शांजिल सर, अब मुझे इजाजत दीजिए, कहकर फारूक साहिब चले गए। उनके जाते ही हुरे ऐन भी बिना कुछ कहे शिकस्ता कदमों से चली गई। शांजल की नजर अब भी गिरे हुए आंसू पर थी। सिर्फ खालू की वजह से उसे ये ड्रामा 3 महीने तक चलाना पड़ेगा, वरना हया सिकंदर की भतीजी को वो अभी फारिग कर देता। रात तकरीबन 9 बजे शांजल घर आया। फ्रेश होकर सईदा बुआ को खाना लगाने का कहा। खाने के बाद अजमल फूफा सईदा बुआ के शोहर, जो कि चौकीदारी करते थे, शांजल से पूछा, बेटा बीबी तुम्हारे साथ नहीं आई? ये सुनने के बाद तो शांजिल के 14 तबक रोशन हो गए। मतलब वो अभी तक घर नहीं आई? फिर कुछ सोचकर शांजिल ने पूछा, क्या वो कोई बैग लेकर गई हैं? हाँ, सुबह ही वो काला बैग लेकर गई थी। शांजिल मुस्कुराया, यानी वो 10 करोड़ ले गई हैं। मैंने ही तो रिक्शा करके दिया था। बेवकूफ, रिक्शे में 10 करोड़ लेकर गई है। लेकिन जब ऑफिस आई तो उसके पास पैसों वाला बैग था कि नहीं? उफ, मैंने तो देखा ही नहीं। उसने सर झटका। मुझे क्या, कुछ भी हुआ हो। एक बार घड़ी देखी जो 9:30 बजा रही थी। फिर कुछ सोचकर फोन करने का तय किया और उठकर मोबाइल लेने कमरे में चला गया। क्योंकि उसने नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए नंबर ढूंढते हुए जीने उतरने लगा। तब अजमल फूफा ने कहा, बेटा फोन मत लगाना, बीबी आ गई हैं। कब आई? अभी कमरे में गई हैं। शांजिल गुस्से से सोफे पर बैठ गया। तभी हुरे ऐन कमरे से निकली और छोटे छोटे कदम लेती बाहर जाने लगी। शांजिल को तो मानो पतंगे लग गए। मतलब अगर मैंने कह दिया कि जहाँ चाहे आओ जाओ तो कहीं भी कभी भी चले जाना चाहिए। शरीफ घर की औरतें घर से मुंह उठाकर अंधेरे में कहीं भी नहीं निकल जाती, और ये एक शरीफ घराना है, इसलिए जब तक यहाँ हो अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ। शांजिल का सर्द लहजा हुरे ऐन को दरवाजे के पास साकत कर गया। उसने बिना कुछ कहे अपने कदम वापस कमरे की तरफ मोड़ लिए। बेटा वो शायद मेडिकल जा रही थी। उन्होंने मुझसे आने के बाद पता पूछा था, शायद दवाई वगैरह की जरूरत हो। अजमल फूफा शांजिल के गुस्से से बखूबी वाकिफ थे, इसीलिए सफाई देना जरूरी समझा। तो आते वक्त लेकर आना चाहिए या आपसे मंगवा लेना चाहिए। फिर से इस वक्त बाहर जाने की क्या तुक बनती है? शांजिल की बात अजमल फूफा खामोश हो गए और चौकीदारी करने चले गए। बुआ जरा एक कप कॉफी पिला दें। शांजिल गुस्सा शांत करने लगा। शांजिल कॉफी पी रहा था कि अजमल फूफा आए। बेटा बाहर रिक्शे वाला आया है, बीबी से मिलने। बात सुनते ही शांजिल की पेशानी पर बल पड़े। बुलाएं उसे अंदर। रिक्शे वाला हाथ में एक छोटा सा लेडीज पर्स लिए अंदर आया। कहो, शांजिल का वही अजली रोबदार लहजा, क्या तुम इस लड़की के भाई हो? रिक्शे वाला बड़ी ही मासूमियत से पूछ रहा था और शांजिल की पेशानी पर बलों में इजाफा हुआ। क्यों, क्या हुआ? शांजिल का अंदाज फाड़ खाने वाला था। पता नहीं क्यों उसका गुस्सा आखिरी हदों को छूने लगा। वो लड़की जो सुबह यहाँ से रिक्शे में बैठी थी, वो अपना पर्स रिक्शे में भूल गई। मुझे लगा वो परेशानी में है, इसीलिए इसमें पैसे थे। मैंने अभी देखा तो देने चला आया। रिक्शे वाले ने पूरी रुदाद सुनाई। ठीक है, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये अमानत मैं उसी लड़की को दूंगा। रिक्शे वाले की बात सुनकर शांजिल ने खुद पर जब्त किया और सईदा बुआ से कहा, बुलाएं। सईदा बुआ चली गई। बच्ची बेचारी दोपहर 12 बजे पर्स भूली, मगर मैंने अभी देखा तो सोचा दे आऊं। रिक्शे वाला शायद ज्यादा ही बातूनी था। पूरे ऐन एक पैर से लड़खड़ाते हुए रिक्शे वाले के पास आई। शांजिल ने एक नजर उसे देखकर अपनी तवज्जो कॉफी पर मबजूल कर दी।
لیکن اس کے پیروں کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر لی تھی۔ حورِ عین نے تشکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک نوٹ رکشے والے کو دیا اور وہ رکشے والا لوٹ گیا اور حورِ عین اپنے کمرے میں۔ شانزل نے نظر اٹھا کر اس کی پشت دیکھی۔ سر پر سلیقے سے اوڑھا ہوا دوپٹہ وہ کل والے حلیے میں ہی تھی۔ حورِ عین کے جانے کے بعد اجمل پھپھا شانزل سے مخاطب ہوئے۔ شاید اسی وجہ سے ہی بی بی لیٹ آئی ہوں۔ وہ پیدل آئی ہوں گی، پتہ نہیں کتنی پریشانی ہوتی ہوگی بی بی کو۔ شانزل استہزائیہ ہنسا۔ آپ کی بی بی کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ سواری کیا سواری کی دکان بھی خرید سکتی تھی، کہہ کر شانزل اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، شاید تمہارا کوئی پرچہ گرا ہے، اجمل پھپھا نے کہتے ہوئے ایک کاغذ بڑھایا جسے شانزل نے کھول کر پڑھا۔ وہ کوئی مسجد کی رسید تھی جہاں صدقہ یا خیرات دی ہو۔ صدقے کی رقم 10 کروڑ تھی۔ شانزل کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ صدقہ شانزل ابراہیم کے نام پر دیا گیا تھا۔ وقت صبح کے 10 بجے کا تھا، یعنی وہ پہلے مسجد گئی تھی، پھر 12 بجے کے قریب انٹرویو دینے سے رکشے سے اتری تو پرس وہیں رہ گیا۔ شانزل نے اسے آفس بلایا۔ وہ پیدل آئی تھی، اسی لیے اسے 1.5 گھنٹہ لگا۔ وہ وہاں سے نکل گئی، شاید پیدل ہی گھر آئی تھی۔ اس کا لڑکھڑا کر چلنا، میڈیکل جانا اور اپنی بات یاد آئی۔ وہ پرچہ شاید رکشے والے کو پیسے دیتے وقت گرا ہوگا۔ شانزل پرچہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی سوچوں کو لگام ڈالی اور اجمل پھپھا سے کہا، آپ جا کر اپنی بی بی سے پوچھ لیں انہیں کیا منگوانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ایسے ہی لیٹ گیا اور پھر نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ادھر حورِ عین کروٹ بدل بدل کر درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ اتنا پیدل چلنے کے بعد اس کے پیروں میں چھالے آ گئے تھے۔ اجمل پھپھا پوچھ کر گئے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ بار بار فون کو دیکھ کر دعا کر رہی تھی کہ وہ بس ایک بار بجے، اور کچھ دیر بعد فون بجا، لیکن نام دیکھتے ہی حورِ عین کے مسکان غائب نہیں ہوئی، لیکن پھیکی ضرور پڑی اور اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم حیا۔ وعلیکم السلام۔ حور نالائق، کہاں مر رہی ہو؟ 3 دن سے فون نہیں کیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب کی بار جب تک تم خود فون نہیں کرو گی میں بھی نہیں کروں گی، لیکن حد ہوتی ہے، تمہارا تو کوئی فون ہی نہیں آیا۔ بہت صبر کیا، پھر رہا نہ گیا تو بے شرم بن خود ہی فون کیا، لیکن تم بہت ہی بے وفا ہو، بتایا ہی نہیں ہاسٹل آ رہی ہو۔ میں یونی نہیں جاتی۔ اب بک بھی چکو، کیا ہوا تھا سب کچھ میں ہی بول رہی ہوں، اب پھوٹو بھی۔ حیا بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، نہ درمیان میں کوما تھا نہ فل سٹاپ۔ حور نے خاموشی سے اس کی پوری روداد سنی اور کہا، آپ کو مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ اف، تو کیا کیوں نہیں؟ ویسے تم ہاسٹل کیوں آئی تھی؟ اپنا سرٹیفکیٹ اور ڈگری لینے، انٹرویو دینا تھا۔ اوہ، تو کیا بنا انٹرویو کا؟ حیا نے تجسس سے پوچھا۔ مل گئی ہے جاب، لیکن سنو، میں یونی صرف ہاف ڈے میں اٹینڈ کر سکوں گی۔ کوئی نہیں، باقی لیکچر کے نوٹس میں دے دوں گی۔ حیا ایسی ہی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ حور کے لیے سب کچھ کر ڈالتی۔ لیکن تم ہو کہاں؟ حویلی میں۔ حیا کو اب خیال آ گیا، نہیں، شہر میں ہی ہوں۔ ہیں؟ لیکن ہاسٹل میں تو نہیں ہو؟ اللہ اللہ، کہیں تمہارے چچا انویزیبل نے تمہیں تو نہیں کر دیا؟ حیا کی بات سن کر حورین کا دل کیا حیا کو فون میں سے ہی 2 تھپڑ لگائے یا جا کر خود ہی سر پیٹ لے۔ پہلا آپشن تو عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے حورین نے دوسرا آپشن عمل کیا اور اپنا سر پیٹ لیا۔ ارے بکو بھی، کیا تھا جس سے میں ہی مار دوں گی؟ حیا نے جھنجھلا کر کہا، تمہارا ریڈیو بند ہو تو میں کچھ کہوں نا؟ حورین نے تیز لہجے میں کہا، اب اتنا بھی نہیں بولتی میں۔ اچھا اب بتاؤ۔ کچھ نہیں بولوں گی۔ حورین کا تیز لہجہ سن کر ہی حیا لائن پر آ گئی۔
دیکھو تم میری بات تحمل سے سننا، بعد میں مجھے ڈانٹنا مت، حورین نے تمہید باندھی۔ حیا سے زیادہ شریف اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دیکھو حیا، میرے چچا مجھے حویلی لے کر گئے تو وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ادھر حورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے، اور ادھر ہی حیا صبر کا دامن تھامے بیٹھی سن رہی تھی۔ بالآخر حورین نے کہہ ہی دیا، حالات ایسے ہوئے، کہا نہیں میرا نکاح کرنا پڑا۔ اور پھر کیا تھا، صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ نالائق، بے وفا، اتنی بڑی بات تم مجھ سے بتا نہیں سکتی تھی؟ اف اللہ، مجھے تو تمہارے نکاح کے چھواڑے تک نصیب نہیں ہوئے۔ حیا ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ بریک لگاؤ لڑکی، حد ہے، چپ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ حورین کی بات سن کر حیا خاموش ہو گئی۔ حور، تم ٹھیک ہو نا؟ پتہ نہیں، میرا نکاح عام لوگوں کی طرح نہیں ہوا ہے۔ حورین روحانسی ہو گئی۔ حور، تم کہاں ہو؟ میں ابھی آ رہی ہوں، تم ایڈریس بتاؤ۔ حیا ایک دم پریشان ہو گئی۔ نہیں، تم ابھی پریشان مت ہو، تم صبح آنا، ہم ساتھ یونی جائیں گے، اور ذرا میرا سامان لے آنا۔ حورین نے اسے ٹھنڈا کیا، نہیں تو حیا ابھی اڑ کر پہنچ جاتی۔ وہ سب تو میں لے آؤں گی، لیکن تم مجھے بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ میں تمہیں صبح سب بتا دوں گی، اور ایڈریس بھی صبح ہی میسج کر دوں گی۔ نہیں، تم تو ابھی نازل ہو جاؤ گی۔ حیا سے زیادہ شریف اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دیکھو حیا، میرے چچا مجھے حویلی لے کر گئے تو وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ادھر حورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے، اور ادھر ہی حیا صبر کا دامن تھامے بیٹھی سن رہی تھی۔ بالآخر حورین نے کہہ ہی دیا، حالات ایسے ہوئے، کہا نا میرا نکاح کرنا پڑا۔ اور پھر کیا تھا، صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ نالائق، بے وفا، اتنی بڑی بات تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اف اللہ، مجھے تو تمہارے نکاح کے چھواڑے تک نصیب نہیں ہوئے۔ حیا ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ بریک لگاؤ لڑکی، حد ہے، چپ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ حورین کی بات سن کر حیا خاموش ہو گئی۔ حور، تم ٹھیک ہو نا؟ پتہ نہیں، میرا نکاح عام لوگوں کی طرح نہیں ہوا ہے۔ حورین روحانسی ہوئی تھی۔ حور، تم کہاں ہو؟ میں ابھی آ رہی ہوں، تم ایڈریس بتاؤ۔ حیا ایک دم پریشان ہو گئی۔ نہیں، تم ابھی پریشان مت ہو، تم صبح آنا، ہم ساتھ یونی جائیں گے، اور ذرا میرا سامان لے آنا۔ حورین نے اسے ٹھنڈا کیا، نہیں تو حیا ابھی اڑ کر پہنچ جاتی۔ وہ سب تو میں لے آؤں گی، لیکن تم مجھے بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ میں تمہیں صبح سب بتا دوں گی، اور ایڈریس بھی صبح ہی میسج کر دوں گی۔ نہیں تو تم ابھی نازل ہو جاؤ گی۔ مجھے اتنا جانتی ہو تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم سب کچھ شیئر کر سکتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، اب تم سو جاؤ، اب تمہیں اٹھانے کے لیے میں وہاں نہیں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب میں سو پاؤں گی؟ پتہ نہیں صبح کب ہوگی۔ حیا کی بات سن کر حورین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فون رکھنے کے بعد حورین پھر اداس ہو گئی۔ فون رکھ کر کمرے سے نکلی، رات کے 1 بجنے والے تھے۔ زینے عبور کر کے شانزل کے کمرے کے پاس آئی، کچھ سوچ کر دل دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ شانزل آج بھی کل کی طرح ہی سویا ہوا تھا، اور حورین نے آج بھی اس کے ہاتھ سے گھڑی نکالی۔ شانزل کو بلینکٹ اڑایا، سائیڈ لیمپ بند کیا اور پردے برابر کیے۔ آج شانزل جوتے اتار چکا تھا، اپنے کمرے میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی، اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ کمرے کا بیڈ بھی استعمال کرے، ویسے بھی اسے اس کی حیثیت کا پتہ تھا۔ سوچوں میں گم اسے بھوک لگنے لگی۔ کل سے پانی کے سوا اس کے حلق سے کچھ بھی نہیں اترا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور کھانا اس نے پکایا تھا، لیکن بغیر کچھ کھائے ہی نکل گئی تھی۔ وہ جب اس گھر کا بیڈ استعمال نہیں کر رہی تھی تو کھانا بہت دور کی بات ہے۔ صبح وہ پہلے مسجد گئی، پھر ہاسٹل، پھر انٹرویو دینے، اور تب ہی پرس چھوٹ گیا۔ پھر
آفس تک، پھر آفس سے شانزل ولاز پیدل آنا، گھر آئے تک اسے چکر آنے لگے تھے، لیکن شانزل کی بات سن کر اس نے طے کر لیا تھا کہ کل سے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے گی۔ انہی سوچوں میں فجر ہو گئی۔ حورین نماز پڑھ کر باہر آئی، کل کی طرح ناشتہ اور کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی، حالانکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کام کر سکے۔ بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن اس نے ہمت کی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی وہ میڈیکل گئی اور دوائی لے آئی، پیروں پر لگائی، کھانا ناشتہ پکانے لگی۔ فارغ ہوئی تو اسے حیا کا خیال آیا۔ اس نے ایڈریس میسج کیا۔